हेलो फ्रेंड्स, प्रोनाउन के टॉपिक में आपका बहुत स्वागत है। प्रोनाउन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट है जिसके बारे में सभी को लगता है कि उन्हें कुछ ना कुछ आता है, लेकिन एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट में ग्रामर के पोर्शन में प्रोनाउन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों के सामने कई इंटरेस्टिंग चैलेंजेस पेश करता है और आपका काम क्या होता है, उन चैलेंजेस को इजीली सेटल करना, मतलब टाइम के साथ और सही करना है। तो पहले ऐसा करते हैं, हम प्रोनाउन को समझ लेते हैं। प्रोनाउन होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और प्रोनाउन का एक बेसिक एस्पेक्ट क्या होता है। तो एक फॉर्मूला जो है मैंने बचपन में पढ़ा था, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, प्रोनाउन इज समथिंग विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। तो मैं कह सकता हूं समथिंग विच इज यूज्ड फॉर अ नाउन। ठीक है, अब एक सिंपल सा एस्पेक्ट में देखें तो लगता है कि कुछ भी हम बोल दें, ऐसा बड़ा सिंपल सा, जैसे मैं बोलूं राम इज अ गुड स्टूडेंट, राम लाइक्स टू cycle and Ram wants to compete in an international event। तो जैसे मैंने सेंटेंस बोला तो आपको कई बार चीजें ऑड लगी होंगी। ऑड क्या लगेंगी? राम के बारे में मैंने यहां बात करी। अब अगर मैं सेकंड वाले केस में बात करूं, राम, यहां पे फिर से मैंने बात की राम लाइक्स टू साइकिल। एक्चुअली मुझे यहां पर राम लिखने से मेरे को ऑड सा फील हो रहा है। क्यों ऑड फील हो रहा है? क्योंकि मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं किससे? ही से, और चूंकि ये स्टार्टिंग वर्ड है तो ये कैपिटल एच से स्टार्ट होगा। मैं कह सकता हूं ही लाइक्स टू साइकिल एंड यहां पर फिर से मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं और फिर से कह सकता हूं ही, एंड ही वांट्स टू compete इन एन इंटरनेशनल इवेंट। इसका मतलब यह है कि हमने राम एज एन इंडिविजुअल, इसको हमने एक बार तो मेंशन किया, लेकिन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम राम की जगह ही लगा दें, या कोई अगर महिला है राम की जगह, मान लीजिए कोई एक ऐसी व्यक्ति, जैसे मान लो स्वाति नाम ले लेते हैं, तो स्वाति के नाम लिखेंगे तो उसकी जगह हम शी लगा देंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमने एक नाउन को रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यह था कि हम कैसे अपने कम्युनिकेशन को प्रिसाइज करें, क्रिस्प करें और नाम के रिपीटिशन को अवॉइड करें। लेकिन ये तो एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा अगर मैं कुछ बात करूं तो ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं एक ऐसे लिखता हूं, इट इज रेनिंग आउटसाइड। ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अगर मैं किसी एक चीज के बारे में बात करूं तो इसमें कोई प्रोनाउन है कि नहीं, जरा बात करें तो प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं। तो प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करें? इट इज रेनिंग आउटसाइड। आप में से कितने लोगों को लगता है कि इसमें कोई प्रोनाउन है? तो हो सकता, क्या इट एक प्रोनाउन है, क्या इज प्रोनाउन है, क्या रेनिंग प्रोनाउन है, या आउटसाइड प्रोनाउन? तो आप देख सकते हैं आउटसाइड तो एक तरीके से नाउन हो गया, इज और रेनिंग दोनों अपने आप में वर्ब हो गए, और इट एक ऐसी चीज है जो कि किसी स्टेट को डिफाइन कर रहा है, और वो स्टेट क्या है? बाहर होने वाली बारिश को। तो एक्चुअली ये कुछ ऐसी चीज है जो कि नाउन की बात कर रहा है, और चूंकि हमने नाउन डायरेक्टली तो लिखी नहीं है, जिसका मतलब ये क्या है? एक्चुअली ये प्रोनाउन है। अब ये क्वेश्चन शायद पहली बार आपने देखा हो जिसमें आपसे पूछा जाए कि इट इज रेनिंग आउटसाइड में प्रोनाउन क्या है। अब जब इस तरह के सेंटेंस या स्टेटमेंट्स आते हैं तो इसमें कई बार चीजों की डेफिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और जब तक आप इनको डिफाइन नहीं कर लेते तब तक प्रॉब्लम होती रहती है। अब इसमें कहता हूं मैं, एक और सेंटेंस लिखते हैं, दे से दैट ग्लोबल वार्मिंग is a
प्रॉब्लम, ऐसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। अगर मैं आपसे फिर से पूछूं कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है, तो आप शायद इस बात पर जल्दी बता देंगे। आप कहेंगे जो दे लिखा हुआ है ये अपने आप में एक प्रोनाउन है। लेकिन जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस को देखते हैं, क्या आपको पता है कि ये सेंटेंस अपने आप में ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है? इस सेंटेंस में एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है, और वो इनहेरेंट प्रॉब्लम क्या कर रही है? इसके सामने ना सिर्फ आपको प्रोनाउन आइडेंटिफाई करने के लिए चैलेंज कर रही है, बट इसको ग्रामेटिकली चेक करने के लिए भी चैलेंज कर रही है। और इसकी शुरुआत हम यहां से करते हैं। देखिए यहां पर जब हमने लिखा था राम इज अ गुड स्टूडेंट, राम लाइक्स टू साइकिल एंड ही wants to compete in an international event। जब हमने यहां पर इसको चेंज किया तो हमने क्या लिख दिया? ही। और ही लिखने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुझे एक चीज पता करनी थी कि ये ही किसको रिफर कर रहा है। रिफर करने का मतलब समझते हैं? रिफर करने का मतलब कि मुझे पता होना चाहिए कि ही किसके लिए है। अगर किसी सेंटेंस में मुझे पता ना चले कि ये प्रोनाउन किसके लिए है, तो वो प्रोनाउन के यूसेज में एक प्रॉब्लम या एम्बिगुइटी रखता है। और कभी भी ग्रामर में जब एम्बिगुइटी होती है तो परेशानी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो तब ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं हो सकता। तो जैसे ही हम कहते हैं राम, जब हमने इसको डिफाइन कर लिया तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन से, और प्रोनाउन से रिप्लेस करके हमने कह दिया ही लाइक्स टू साइकिल एंड राम, उसको हमने रिप्लेस कर दिया फिर से, ही वांट्स टू कंपीट इन एन इंटरनेशनल इवेंट। जब हम इस पे आते हैं, दे से दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अ प्रॉब्लम, तो इसमें दे क्या है? अब दे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमने एक प्रोनाउन तो इस्तेमाल किया, लेकिन ये सेंटेंस इस फॉर्म में एक करेक्ट सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रोनाउन इसमें इस्तेमाल हो गया वो प्रोनाउन का कोई एंटेसिडेंट नहीं है। जरा ध्यान सुनिएगा, एंटेसिडेंट मतलब किसी भी प्रोनाउन का कोई पूर्वज यहां पर जरूर होना चाहिए जिससे प्रोनाउन जुड़ सके। अगर प्रोनाउन के पास वो ना हो तो प्रोनाउन अपने आप में सही नहीं हो पाता। तो इसलिए देखा जाए तो दे आइडेंटिफाई करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में होने वाली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना प्रोनाउन के एरर्स में शामिल है, जिसे हम बड़ी सरलता से अपनी आम जिंदगी में करते रहते हैं, और क्या होता है, इसकी हमें आदत पड़ जाती है, फिर हम इसके बारे में सोच नहीं पाते। तो मैं आपसे चाहता हूं कि प्रोनाउन के बारे में जब भी बात करें तो हम प्रोनाउन के साथ एंटेसिडेंट भी बात करें। ठीक है, अब एंटेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि इट इज रेनिंग में भी वही गलती होनी चाहिए, लेकिन ये एक कह सकते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि सिचुएशन को डिफाइन करता है, सिचुएशन रिलेटेड। ठीक है, जैसे इट इज रेनिंग, ये एक स्टेट को डिफाइन कर रहा है, सिचुएशन को डिफाइन कर रहा है। तो जो चीज एक सिचुएशन को डिफाइन कर रही है इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में, वो सही मानी जाती है। लेकिन बाकी केसेस में क्या होता है, इनको डिफाइन करना मुश्किल होता है। तो कह सकते हैं कि ये उस प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब जो कि नॉर्मली और देखा नहीं सकता, सिर्फ यही केस है जिसमें देखा सकता है, जिसमें कि एंटेसिडेंट ना होने के बावजूद भी ये सही माना जाता है। बाकी सारे केसेस में जब प्रोनाउन का एंटेसिडेंट नहीं होता है तो हम उस सेंटेंस को सही नहीं मान सकते। इसलिए प्रोनाउन को समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब अगर हम प्रोनाउन को थोड़ा और समझें तो प्रोनाउन को हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस एस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। अब हम कहते हैं, मान लीजिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो पहले तो ये समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है, सेकंड पर्सन होता क्या है, थर्ड पर्सन होता क्या है। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा काम करते हैं। हम लोग कहते हैं जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं यानी जब मैं अपना नाम लूं प्रताप, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट पर्सन एक्चुअली वो इंडिविजुअल या पर्सन है जो किसी काम को कर रहा है और जो कि कम्युनिकेशन भी स्टार्ट कर रहा है। तो जैसे मैं बोलूं आई एम एंजॉइंग अ
नाइस कप ऑफ टी। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक फर्स्ट पर्सन की तरह बात कर ली। अब फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो कि एक तरीके सब्जेक्ट भी है और कम्युनिकेशन को स्टार्ट भी करता है, लेकिन ये एक फॉर्म है जिसको हम कह सकते हैं सिंगुलर फॉर्म। अगर मैं और मेरे दोस्त सभी लोग मिलके चाय पी रहे हैं, प्लूरल का होगा तो क्या हो जाएगा, तब इसको हम डिफाइन करेंगे वी आर एंजॉइंग टी। ठीक है, तो इसका मतलब है आई और वी इसी के फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सेकंड पर्सन के, तो अगर मैं और मेरे दोस्त जो हैं वो चाय पी रहे हैं और इसी के बारे में कहता हूं यू आर ऑल्सो इनवाइटेड। अब यू कौन है, ये यू वो ग्रुप है या वो एक इंडिविजुअल है जिसके लिए मेरा कम्युनिकेशन डायरेक्टेड है। मैंने किसी से कुछ बात करी, जैसे मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, तो आप जो है इस कम्युनिकेशन में क्या हो गए, सेकंड पर्सन हो गए। और यू किसको रेफर करता है, आपको। तो मैं आपको एक चाय के लिए इनवाइट कर रहा हूं, तो जो भी चीज आपके लिए की जा रही है मतलब हम दोनों के कम्युनिकेशन के बीच है। और हम दोनों के कम्युनिकेशन के बीच में कैसे, जिसमें मैं एक कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा हूं और आपके लिए वो इन्विटेशन भेज रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है सेकंड पर्सन हो गया। अब कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगते हैं। अभी तो थोड़ा बताया था आई और वी सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो अगर मैं कहूं यू, तो यू सिंगुलर है या प्लूरल है। अब इसके इस्तेमाल को लेकर के बच्चों में कई बार कंफ्यूजन आ जाता है। जैसे आप चेक करने लग जाते हैं, आप कहते हैं कि यू तो मेरे से बोला गया तो सिंगुलर होगा, लेकिन एक समूह के लोगों को भी, जैसे मैं कहूं यू स्टूडेंट्स आर माय पावर हाउस, आप सभी छात्र मेरे शक्ति के स्रोत हैं। तो अगर मैं देखूं तो यू एक ऐसा इंटरेस्टिंग वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब बात कर रहे हैं तो सिंगुलर है या प्लूरल है, और सिंगुलर और प्लूरल के साथ साथ ये आपको इस चीज में डिफाइन करना आवश्यक है। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन में, ये आप देख सकते हैं सेकंड पर्सन में। ठीक है, थर्ड इसी स्टेटमेंट में लिखूं he is also invited। मान लीजिए इसी कम्युनिकेशन को मैंने और आगे बढ़ा दिया कि मैंने आपको चाय के लिए इनवाइट किया और मैंने आपको डायरेक्शन भी दिया कि ही इज ऑल्सो इनवाइटेड। ही मतलब अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस व्यक्ति के बारे में, मान लेते हैं मिस्टर ए जो है, ही इज ऑल्सो इनवाइटेड। अब अगर मैं कहूं कि मैंने फर्स्ट पर्सन में कम्युनिकेशन मेरे और आपके बीच में था जो कि सेकंड पर्सन था, लेकिन थर्ड पर्सन इस कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसके बारे में भी कोई बात मैं आपसे बोल सकता हूं। तो जो व्यक्ति इस कम्युनिकेशन का डायरेक्टली हिस्सा नहीं होता है वो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, हमारा थर्ड पर्सन। जैसे इसमें मैं ये भी कह सकता हूं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी who is our prime minister has done a lot of work for the upliftment of poor through Jan Dhan Yojana by offering insurance to people who are underprivileged। तो मैंने एक स्टेटमेंट बोला और ये स्टेटमेंट मेरे और आपके बीच में, तो इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक थर्ड पार्टी हो गए, क्योंकि कम्युनिकेशन मेरे और आपके बीच में है और हम में से कोई भी नरेंद्र मोदी नहीं है। इस बात को सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है ताकि आप समझ सकें, ना मैं नरेंद्र मोदी हूं ना आप नरेंद्र मोदी हैं, इस कम्युनिकेशन के बियॉन्ड कोई मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और उनके बारे में हम कोई चीज बता रहे हैं। तो ही जो एस्पेक्ट आ रहा है वो उस थर्ड व्यक्ति के आ रहा है जो शायद इस कम्युनिकेशन, जो पक्के रूप से इस कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए वो थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन में अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, और अगर कोई नॉन लिविंग या इनएनिमेट चीज है एनिमल किंगडम में भी, तो भी इसके साथ हम इट इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये हमारे सामने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नियम आ जाते हैं जिन्हें हमें समझना आवश्यक होता है। अब होता क्या है कि हमारे पास जब चीजें आती हैं तो चीजों के बारे में हमने पहले ही एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखा था, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि जब हम चीजों को बताते हैं सेंटेंस के रूप में, तो सेंटेंस के रूप में हम दो तरीकों से चीजों को देखते हैं। पहला, एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह देखने से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने आता है। हमारे पास प्रोनाउन वगैरह के लिए भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आइडिया होने चाहिए। जैसे कि मान लें किसी कम्युनिकेशन में आप सब्जेक्ट हो सकते हैं और किसी कम्युनिकेशन में आप ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो आपका प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन का कैसे किया जाए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैच कर सकें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट है। होता क्या है कि जिस फॉर्म में हम नाउन को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसी फॉर्म में चाहते हैं कि प्रोनाउन भी रहे। प्रोनाउन का फॉर्म बदलना नहीं चाहिए। अगर हम सब्जेक्ट में आई की बात कर रहे हैं, ठीक है, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि काम कर रहा है, डूअर ऑफ एन एक्शन है, वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो उससे रिलेटेड जो प्रोनाउन होना चाहिए वो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट केस में नहीं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज रहता है जो कई बार बच्चों को परेशान करता है। जैसे एक सिंपल से क्वेश्चन में बात करते हैं आपसे, जैसे आप लोगों ने काफी देखा होगा, द पार्टी वॉज attended by Varun and me होगा या I होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है। द पार्टी वॉज अटेंडेड बाय वरुण एंड मी या आई। अब ये क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो आप सोचते हैं आई भी हो सकता है और मी भी हो सकता है। ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि आपको लग रहा है आई और मी दोनों ही प्रोनाउन हैं, लेकिन प्रोनाउन तो ये हैं, पर हमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये प्रोनाउन सब्जेक्ट केस के प्रोनाउन है या ऑब्जेक्ट केस के प्रोनाउन है। अभी अगर हम सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है, क्योंकि जो लोग काम करने वाले हैं, जो पार्टी में अटेंड करने वाले लोग हैं, उन लोगों को कैसे दिखाया गया है, ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया गया है, सब्जेक्ट की तरह नहीं दिखाया गया है। तो इसका मतलब है हम जो प्रोनाउन चूज करेंगे वो प्रोनाउन कैसा चूज करेंगे, सब्जेक्ट वाला नहीं, ऑब्जेक्ट वाला। तो जिसका मतलब यह है कि द पार्टी वॉज अटेंडेड बाय वरुण एंड मी सही हो जाएगा और आई गलत हो जाएगा। इसी सेंटेंस को मैं अगर चेंज कर दूं, वरुण एंड आई और मी अटेंडेड द पार्टी, सेंटेंस लगभग वैसा ही है और क्वेश्चन भी वैसा ही, लेकिन हमने चेंज कर दिया। हमने क्या कर दिया, हमने अब सब्जेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश की। ये अटेंड करने का काम किसने किया है, वरुण ने और मैंने किया है। और ये दोनों कौन लोग हैं, इस पर्टिकुलर केस में ये सब्जेक्ट हैं, बिकॉज दे आर द डूअर ऑफ एन एक्शन। और एक्शन क्या है, पार्टी अटेंड करना। तो वरुण एंड आई एंड मी जो भी है, तो यहां तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहां पर एक परेशानी आएगी। यहां पर आई होगा या मी होगा। तो हमें पिछले केस से पता है कि मी कैसा होता है, एक ऑब्जेक्ट केस होता है, सब्जेक्ट केस नहीं होता। तो सब्जेक्ट केस को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मी को सेलेक्ट नहीं करेंगे, तब हम किसको करेंगे सेलेक्ट, आई को सेलेक्ट करेंगे। देखिए पिछले केस में हमने क्या किया, हमने आई को क्रॉस किया, और इस केस में हमने क्या किया, आई को सेलेक्ट किया। इसका मतलब यह है कि हम प्रोनाउन को जब इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट नाउन शुड मैच विद सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट noun should match with object pronoun।
अगर हमने ये कर लिया ठीक से तो ये हमारी इस तरह की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अगर मैं इस तरह के और बहुत सारे सवाल लूं तो वो क्या है, एक तरीके से ग्रामर की वो क्लास हो जाएगी जिसमें हम एरर्स की बात करने लगेंगे। मेरा काम ये यहां पर ये मैं आपको डिफरेंस समझा सकूं कि इन लोगों में, इन दो एस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो यहां मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो प्रोनाउन की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती हैं। तो ऐसा करते हैं, हम प्रोनाउन की उन चीजों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इन चीजों के बारे में बात करने के लिए बेसिकली हम कुछ डेफिनेशन एस्पेक्ट को देख रहे हैं कि इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और डेफिनेशन का एस्पेक्ट क्या है कि हम इनके वेरियस पोर्शंस या एस्पेक्ट्स को क्लियरली समझ सकें। तो प्रोनाउन को समझने के लिए अब हमें इसका मतलब है एक नेक्स्ट एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा और वो होगा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन को हम कुछ स्पेशल केसेस में फाइनलाइज कर सकते हैं। जैसे पहले लेवल पर हम बात करें तो कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने ये कहा, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट interesting concept of grammar। ठीक है, तो यहां पर जो दैट है वो किस चीज को डिफाइन कर रहा है? वो डिफाइन कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, जो कि इसको बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, या दिस is a world heritage site। तो ये भी वाला केस हो गया, एक पर्टिकुलर तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते वक्त हम किसी चीज की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा दैट आई हैव सीन, वन ऑफ द बेस्ट कैमराज। ठीक है, मैंने हो सकता है बहुत सारे कैमरे देखे हो, लेकिन उस कैमरे, उन बहुत सारे कैमराज में ये जो है सबसे अच्छे कैमराज में शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हम जब बात करेंगे तो हम किसी चीज के बारे में इंडिकेट करेंगे। जैसे दैट डोर विल टेक अस आउट ऑफ द क्लासरूम। तो अगर हम बात कर रहे हैं दैट, तो इसका मतलब ने क्या किया, किसी तरफ इंडिकेट कर दिया। या दैट बकेट कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग द फ्लोर, वट एवर इट इज। जो भी हम किसी का डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, उसमें ये चीजें आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं तो इसमें कुछ खास चीजें आ जाती हैं। तो ऐसा करते हैं, उन खास चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो पार्ट्स आते हैं वो आते हैं दिस, दैट, दोज, ऐसे टाइप के वर्ड जो कि किसी का डिमॉन्स्ट्रेशन करने में, इंडिकेट करने में हेल्प करते हैं। देन हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पर रिलेटिव प्रोनाउन की। प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन भी बड़े इंटरेस्टिंग से प्रोनाउन होते हैं। इनके बारे में हम कह सकते हैं, जैसे मैं कहूं राम सिट्स नेक्स्ट टू मोहन, कॉमा हु इज द टॉपर ऑफ द क्लास। ठीक है, अब देख सकते हैं राम सिट्स नेक्स्ट टू मोहन, फिर मैं लिखा कॉमा हु इज द टॉपर ऑफ द क्लास। अब यहां पर हमने हु डिफाइन किया, जो किसको हमने डिफाइन किया, जो कि इसके क्लोजेस्ट है। तो हमने कॉमा से डिफाइन किया कि जो क्वालिटी है टॉप करने वाली, जो बच्चे का टॉप करने वाली, जो क्लास में टॉप कर रहा है, वो कौन है, वो मोहन है, वो राम नहीं है। तो हमने कैसे डिफाइन किया उसको, हु से। और इस रिलेशनशिप को डिफाइन करना कि कौन क्या काम कर रहा है, ये इस एस्पेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन की इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम हु, हु एवर,
दैट एंड विच आदि का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये एक नाउन से इसका रिलेशन फाइंड करने में हेल्प करती है और इसीलिए इनको एक रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लेवल पर अगर हम बात करें तो प्रोनाउन को हम थोड़ा सा अगर डिफाइन करें तो होते हैं कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं? अभी तक हम जिन प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे थे वो बड़े स्पेसिफिक थे। जैसे कि मैं बात की थी कि मोहन के बारे में, हु इज द टॉपर ऑफ द क्लास। तो मोहन टॉपर है, ये क्या है? एक स्पेसिफिक है। लेकिन इनडेफिनेट प्रोनाउन भी हो सकते हैं, जैसे एवरीबडी इन माई क्लास इज इंटेलिजेंट। तो ध्यान देखिएगा, जैसे मैंने इंडेफिनेट प्रोनाउन लिखा तो मैं कैसे लिखता हूं? एवरीबडी इन माई क्लास इज इंटेलिजेंट। यहां पे एवरीबडी अच्छा नहीं लग रहा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास कर देते हैं। ऑल स्टूडेंट्स थोड़ा अच्छा लगेगा। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं ऑल क्या है? सभी स्टूडेंट। इसमें हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सभी की बात कर रहे हैं। एवरीवन हैज द पोटेंशियल टू बी सक्सेसफुल। जब हम कहते हैं एवरीवन हैज द पोटेंशियल टू बी सक्सेसफुल तो हम किसी एक व्यक्ति के बारे में तो नहीं कर रहे, हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑल हो गया, एवरीबडी हो गया, एवरीवन हो गया, ये सब कैसे प्रोनाउन है? ये ऐसे प्रोनाउन है जो किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, सभी व्यक्तियों या एक समूह के सभी लोगों के बारे में बात कर रहा होता है। तो इसका मतलब है जब भी हम कभी इस तरह का प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे इनडेफिनेट, तो हम पर्टिकुलर केस में नहीं बट पूरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे, या तो पूरे ग्रुप के बारे में कलेक्टिवली या पूरे ग्रुप के बारे में इंडिविजुअली। लाइक एनीवन कैन कम एंड सी मी। अब देखिए, मैंने बात तो पूरे ग्रुप के बारे में की है, लेकिन मैंने कहा क्या? एनीवन, आप में से कोई भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने ग्रुप को तो कहा, लेकिन ग्रुप में से कोई भी चाहे तो मेरे पास आ सकता है। तो ये एक एस्पेक्ट है कि प्रोनाउन अपने आप में कैसा है? डेफिनेट नहीं है, ये अपने आप केस में इनडेफिनेट है। तो जब हम इनडेफिनेट प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसमें मतलब हम ऑल, एवरीवन, एवरीबडी, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोनाउन को हमारे बना देते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब जब इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में बात कर सकते हैं तो इसका मतलब है एक थर्ड प्रकार और भी है जिसके बारे में थोड़ा सा, थर्ड क्या नेक्स्ट पार्ट है, तीन तो ये हो ही चुके होंगे। फोर्थ हमारा जो प्रोनाउन होगा वो होगा इंटेंसिव प्रोनाउन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोनाउन है और इसको हम लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते रहते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउन। अब इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है? ये एक प्रोनाउन का प्रकार होता है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ाई दी जाती है। बढ़ा कैसे दी जाती है? जब भी हम किसी प्रोनाउन के बाद सेल्फ या सेल्फ्स लगा देते हैं, अगर प्लूरल केस है तो उसे हम इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं कहूं माई सेल्फ, तो माई सेल्फ क्या हो गया? एक इंटेंसिव प्रोनाउन हो गया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं माई सेल्फ एक इंटेंसिव प्रोनाउन है, या देमसेल्व्स लिख दूं मैं तो दे देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। तो देमसेल्व्स क्या हो गया? एक देमसेल्व्स, ये क्या हो गया? इंटेंसिव प्रोनाउन हो गया। और इस इंटेंसिव प्रोनाउन का बेसिक आइडिया क्या है कि वो उसकी डिग्री को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और इसका कोई एप्लीकेशन लेवल पर देखा जाए तो कोई बहुत इसमें डिफरेंस किसी और प्रोनाउन से नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम इसको डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने बोला कि दे देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम्स ऑफ द एक्शन दैट दे टेक। ठीक है, तो दे देमसेल्व्स जो हमने क्या कर दिया? एक इंटेंसिटी से डिफाइन कर दिया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में अगर देखा जाए तो दो प्रोनाउन और बचते हैं। एक होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन
और ये हमारा प्रोनाउन जो होता है प्रोनाउन, सॉरी, जो हमारा प्रोनाउन होता है ये बड़ा सिंपल सा प्रोनाउन है। इसको हम बड़ा सिंपल से 3 वर्ड्स में पहचानते हैं, जैसे हु इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, who is called the father of the nation। अब देखिए यहां पर हु का जो इस्तेमाल है वो कैसे है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने हु एक ऐसा प्रोनाउन ढूंढा जिसका काम इंटेरोगेटिव है। इसके अलावा क्या हो सकता है, विच, या और कौन सा हो सकता है, व्हाट। तो ये 3 प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। अब जैसे विच का हमने देखा था कि ये रिलेटिव प्रोनाउन में भी था, दैट एंड विच, लेकिन ये विच जो है जैसे विच इज मोर टॉलर, ठीक है। तो जैसे हम उसमें पेड़, श्रब्स, प्लांट्स के बारे में बात कर सकते हैं, तो कौन टॉलर होगा, तो इसका मतलब है जो ट्रीज होंगे वो टॉलर होंगे, प्लांट, श्रब उनके अलग अलग हाइट के एंगल से देख सकते हैं। तो इसका मतलब है हम विच को इससे डिफाइन कर सकते हैं। या व्हाट, कोई भी चीज हम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस फिनोमिनन, अगर हम बोलते हैं तो हमने क्या पूछा, किसी चीज के बारे में पूछा है और ये क्या है, व्हाट। तो ये हमारे कैसे हो गए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद सिर्फ एक और प्रोनाउन बचता है जिसका हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ये बड़ा सिंपल सा प्रोनाउन होता है। जैसे हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ईच अदर, जैसे द चाइल्ड एंड द मदर आर वेरी कंफर्टेबल इन ईच अदर्स कंपनी। अब हमने जब ईच अदर की बात करी तो हमने क्या कर दिया, दोनों को एक ही में शामिल कर दिया। द मदर एंड द चाइल्ड आर कंफर्टेबल इन ईच अदर्स कंपनी। तो जब भी हम कभी डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसमें उस इवेंट के पार्टिसिपेट करने वाले दोनों लोग शामिल हो जाएं। अब दोनों लोग में क्या हो सकता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे आर लीडर्स एंड अस are on this issue and we understand each other's limitations and requirements। तो यहां पर जब हमने बात करी तो हमने अपने लीडर्स की बात करी और हमने एज अ वोटर या पार्टिसिपेंट की तरह बात करी, और हमने क्या कहा, एक दूसरे की समस्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हमने इसको एक प्लूरल एस्पेक्ट में इस्तेमाल कर लिया। जब मदर एंड चाइल्ड के बारे में बात कर रहे थे तो हम इसको एक सिंगुलर एस्पेक्ट में देख रहे थे। तो इसका मतलब है हम प्रोनाउन में भी कुछ चीजों के बारे में ध्यान दे सकते हैं कि कब वो सिंगुलर हो रही हैं और कब वो प्लूरल हो रही हैं। एक यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, वो आप ध्यान रखें, जब भी कभी आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करें तो प्रोनाउन पे इस बात का जरूर ध्यान दें कि कोई भी जो सब्जेक्ट है हमारा जिसके बारे में हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर कोई सब्जेक्ट या कोई नाउन सिंगुलर है तो हम उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, और कोई अगर चीज प्लूरल है तो हम उसका प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूं कि राम के बारे में बात करी या विशाल के बारे में तो हम बोलेंगे ही, लेकिन अगर मान लो 2-3 पार्टिसिपेंट है तो हम उनको बारे में क्या कहेंगे, दे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट है जो आपको समझना चाहिए। तो ये एक तरीके से प्रोनाउन के बारे में एक पूरा खाका है जो आप समझ सकते हैं कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं, और इसमें कैसे हम चीजों को बांट सकते हैं। एक बार हमें इसे खाका समझ में आ जाए तो क्या हो सकता है कि इनसे जुड़े हुए एरर्स को हम लगातार समझ सकते हैं, जिनको कि हम अपने प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई करके निकाल भी सकेंगे। आपका इस क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि प्रोनाउन के बारे में अब आपको जो क्लैरिटी आ गई होगी, जिसका इस्तेमाल आप क्वेश्चंस को सही करने में कर सकेंगे। थैंक यू।